गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10th ऑनलाइन क्लास में। यहाँ पे आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी सटीक उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ ही गणित के सभी चैप्टर का हर एक प्रश्न को बनाने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो भी आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल एकदम परफेक्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। आइए आज के पार्ट में हम लोग देखते हैं भौतिकी विषय से प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। यहां से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिया गया है जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसे और समझें। वैसे तो ये प्रश्न आपको किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आखिर ये उत्तर क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण उपयुक्त क्यों होता है? क्योंकि जब फोकस पे रखा जाता है अवतल दर्पण के किसी वस्तु को तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। तो इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? काफी आसान प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से दो नियम हैं? तो एक, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये दो परावर्तन के नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात, इसको समझे, वैक्यूम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है ए, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो नंबर सब दिया गया है वो आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है। ऑप्शन में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना, 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो चूंकि यहाँ मीटर में आपको दिया हुआ है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 पावर और बढ़ जाएगा 10 का, इसलिए 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चौथा देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में। इसी बड़े प्रतिबिंब के कारण हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण या फिर डॉक्टर के द्वारा दंत चिकित्सा इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवतल। 5वां प्रश्न देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बिल्कुल उसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ये आपको बताना है, किसमें केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में
केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। 7वां प्रश्न देखिए, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, ये बताना है 7वें प्रश्न में कि वो कौन सा दर्पण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है बड़े क्षेत्र को छोटे जगह में दिखा देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। 8वां प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्वनि तरंग पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वेव हो जाएगा, यांत्रिक तरंग। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, ये 9वें प्रश्न को देखिए। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। 10वां प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो F = R/2 होता है ना, R = 2F। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आपको, आप ऑप्शन को थोड़ा सावधानी से पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन में एक दो इस तरह का दिया रहता है जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत उत्तर लगा दें। तो आपको वहां पे सतर्कता बरतनी है, ऑप्शंस को देखना है, काफी सावधानी पूर्वक आपको देखना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आभासी तथा बराबर। ठीक है, 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आइए 12वां प्रश्न देख लीजिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 10th ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल, ये 10th ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो प्रस्तुति है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। 13वां प्रश्न देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है, ये आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। 14वां प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि कोई बिंब है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब बना और उसका आवर्धन जो आप निकाले हैं वो ऋणात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं इसका? तो V/U या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऐसे करके हम लोग आवर्धन निकालते हैं कि किसी बिंब का, किसी वस्तु का कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हम लोग निकालते हैं आवर्धन सूत्र का प्रयोग करके। तो ये अगर ऋणात्मक होगा तो वस्तु किस प्रकार की प्रतिबिंब होगी वस्तु की? तो वास्तविक और उल्टा। और यदि ये धनात्मक हो जाएगा तो कैसा होगा?
आभासी और सीधा। याद रखिए, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। धनात्मक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसे याद रखें, नोट कर ले कहीं पे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः वह कैसा दर्पण है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल या उत्तल। समतल दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? अवतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु कहां पे होगी? तो ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो सकती है, तो या फिर फोकस पे हो सकती है, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। 17वां प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जैसा कि हम लोग चर्चा किए हैं इससे पहले वाले प्रश्न में, कैसा होगा? अगर धनात्मक होगा तो आभासी होगा और सीधा होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण के द्वारा। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है? यहाँ पे देखिए, इस तरीके से उत्तल दर्पण होता है और इसकी फोकस दूरी को जब आप पोल से इसको मापेंगे ध्रुव से, तो कैसा होगा? प्रकाश की दिशा में होगा, इसलिए ये धनात्मक होगा। और आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो वक्रता त्रिज्या 32 है तो आधा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस 16। प्लस 16 किस में है? सी में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस 16 सेंटीमीटर। 20वां प्रश्न देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग 10 के सभी विषयों का वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के लिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130, और सबसे सटीक, संपूर्ण और बेहतर पीडीएफ प्राप्त कर अपनी तैयारी को एकदम दुरुस्त कर सकते हैं बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो डाला जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।